नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यह बात प्रयागराज की है। वहाँ पर एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार की छोटी बहू बने हुए प्रगति को 1 महीना ही हुआ था कि उसके घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। आदित्य ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ अनामिका, ससुर दीनानाथ, जेठ रमेश, जेठानी निधि और उनकी बेटी प्रीति का पूरा रूटीन अब प्रगति को समझ आ गया था। रमेश घर पर ही रहते थे। प्रगति को बताया गया था कि वे डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम नहीं कर पाते। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ और कब कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी निधि के लिए प्रगति के दिल में बहुत सम्मान व स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार निधि के साथ साथ बहुत रूखा सूखा था। वे हर वक्त निधि को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थी। निधि चुपचाप सब सुनती रहती। प्रगति को यह बहुत नागवार गुजरता। बाकी कसर सासू माँ की छोटी बहन गायत्री आकर पूरा कर देती थी। प्रगति हैरान रह गई थी जब एक दिन गायत्री मौसी ने उसके कान में कहा, आदित्य को अपनी मुट्ठी में रखना। इस निधि ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा ही नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कस कर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि निधि के चक्कर से बचाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दे, पर आदित्य माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर प्रगति को हंसी आ गई थी। मौसी, मेरे पति हैं वो, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या जरूरत थी। इस बात पर तो वहां बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। गायत्री ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया आदित्य अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान निधि से हटाना। प्रगति हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माँ ही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ, गायत्री ने डपटा। हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। निधि से दूर ही रहना। गायत्री बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। निधि रसोई से निकलकर वहां आई तो सबकी बातों पर लगाम लगा। प्रगति ने भी अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। उसकी भी छुट्टियां खत्म हो गई थी। आदित्य और प्रगति साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे, कभी अलग अलग। सुबह तो प्रगति व्यस्त रहती थी। शाम को आकर निधि की मदद करने के लिए तैयार होती तो निधि उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो प्रगति, ऑफिस से आई हो, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम आप ही करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं प्रगति, मुझे अच्छी आदत है। काम में लगी रहती हूँ तो मन लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन होती रहेगी खाली बैठने पर। प्रगति उनका दर्द समझती थी। पति की बीमारी के कारण उसका जीवन कितना एकाकी था। प्रीति की भी चाची से बहुत बनती थी। प्रगति उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। 6 महीने बीत गए थे। एक दिन सुबह सुबह निधि की भाभी का फोन आया। निधि के मामा की तबीयत खराब थी। निधि सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने निधि को पाल पोस कर बड़ा किया था। प्रगति ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देखाइए। पर प्रीति की परीक्षाएं हैं सोमवार से, मैं देख लूंगी सब, आप आराम से जाइए। सासू माँ ने उपड़े स्वर में कहा, आज चली जाओ बस से, कल शाम तक वापस आ जाना। निधि ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और था ही नहीं।
मामा मामी भी निसंतान थे। प्रगति ने कहा, नहीं भाभी, मैं आदित्य को जगाती हूँ। उनके साथ कार में आराम से जाइए। यहाँ से वहाँ तक बस के सफर में बहुत समय लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई। पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रही। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, प्रगति ठीक तो कह रही है, जाने दो उसे आदित्य के साथ। अनामिका को गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। पहले ही बता, आप दोनों ने बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। आदित्य पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार हो गया था। चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। प्रगति ने दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। रमेश तो वहीं बैठे थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, उस दिन प्रगति की छुट्टी थी। वह मृणलक्ष्मी के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक गायत्री मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल बनती नहीं थी, इसलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 ही गली दूर था। दोनों बहनें एक जैसी थी, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। गायत्री ने आराम से बैठते हुए प्रगति से कहा, तुम्हें समझाया था ना, अपने पति को जेठानी से दूर रखो। प्रगति मुस्कुराई, हाँ मौसी, आपने समझाया तो था, फिर आदित्य को उसके साथ क्यों भेज दिया? वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी जरूरत पड़ सकती है ना। गायत्री ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू तो जरा भी अक्ल नहीं है। अनामिका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुरा कर चल देती है। प्रगति घर का काम खत्म करके सुस्ताने के लिए लेटी तो गायत्री मौसी वहीं आ गई। प्रगति उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए गायत्री ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो आदित्य उसमें व्यस्त रहेगा। कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है प्रीति आदित्य की ही संतान है। रमेश के हाल तो पता ही है सबको। प्रगति भौचक्की सी गायत्री का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। प्रगति पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, चाय बना कर लाती हूँ। गायत्री हैरानी से प्रगति को जाते देखती रही। इतने में अनामिका भी वहाँ आ गई। गायत्री को हैरान देख बोली, क्या हुआ? अरे यह तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी धुन में ही रहती है। अनामिका जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। प्रगति ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर निधि के बेडरूम में देखा। रमेश गहरी नींद में थे। फिर अनामिका और गायत्री के साथ चाय पीनी शुरू की थी। प्रगति का मोबाइल बज उठा। आदित्य का फोन था। बात करने का प्रगति ने कहा, माँ, भाभी जी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा। ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी यही कहा है, आप वहाँ दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब है ही। अनामिका ने डांटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? जो निधि चाहती है आदित्य वही करता है। तुमसे कहा था ना, आदित्य को उससे दूर रखो। आप चिंता न करें माँ, मैं देख लूंगी। अच्छा, प्रीति आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। मैं भाभी के आने तक छुट्टी ले लूंगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़ प्रगति काम में व्यस्त हो गई। गायत्री ने कहा, इसकी निश्चिंता का आखिर राज क्या है? दीदी, क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा है गायत्री। आदित्य और निधि लौट आए थे। निधि और प्रगति स्नेह पूर्वक लिपट गई। दीनानाथ वहां के हालचाल पूछते रहे।
रमेश ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिससे वह कभी चीखते चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते। सासू माँ को निधि फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटी की अस्वस्थता का सारा आक्रोश निधि पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च आदित्य और प्रगति ही उठाते थे। दीनानाथ रिटायर्ड थे और रमेश तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। 4 साल बीत गए। प्रगति ने एक स्वस्थ व सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे राजू को सब जी भर के गोद में खिलाते। निधि ने ही राजू की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। प्रगति के ऑफिस जाने पर निधि ही राजू को संभालती थी। कई पड़ोस रिश्तेदार राजू को देखने आते रहते और प्रगति के कानों में मक्कारी से घुमा फिरा कर आदित्य और निधि के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उलेटते चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अब आदित्य 2 बच्चों का बाप बन गया। प्रगति के कानों पर चूं तक न रेखती। यह देखकर सब हैरान होकर चुप हो जाते। निधि और प्रगति के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही गया था। प्रगति जब भी बाहर घूमने डिनर पर जाती, निधि और प्रीति को भी जरूर ले जाती। प्रगति के कानों में गायत्री मौसी का कथा पुराण चलता रहता था। देख तू पछताएगी, अभी भी संभल जा, सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर प्रगति की सपाट प्रतिक्रिया पर अनामिका और गायत्री हैरान हुए बिना न रहती। वे दोनों कई बार सोचती, यह क्या राज है, यह कैसी औरत है, कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुरा कर रह जाती है। समझदार है, पढ़ी लिखी है, आखिर राज क्या है उसकी इस निश्चिंतता का। 1 साल और बीत रहा था कि एक अनहोनी घट गई। प्रीति के स्कूल से फोन आया। प्रीति बेहोश हो गई थी। आदित्य और प्रगति तो अपने ऑफिस में थे। राजू को अनामिका के पास छोड़कर निधि तुरंत स्कूल भागी। आदित्य और प्रगति को उसने रास्ते में ही फोन कर दिया था। प्रीति को तो डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। निधि आदित्य के कहने पर प्रीति को सीधा अस्पताल ही ले आई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमजोर लग रही थी। आदित्य और प्रगति भी अस्पताल पहुंच गए थे। आदित्य ने घर पर फोन करके सारी स्थिति बता दी थी। प्रीति ने बताया था, सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर से बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। निधि इस बात पर पूरी तरह चौंक गई और रोते हुए बोली, प्रगति यह क्या हो रहा है प्रीति को? रमेश को भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या प्रीति भी? अरे नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान ना हो, हम सब हैं ना। प्रगति ने निधि को तसल्ली दी। प्रीति के सब टेस्ट हुए। अनामिका और दीनानाथ भी राजू को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। गायत्री मौसी रमेश की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को आदित्य ने सबको घर भेज दिया था। अगले दिन प्रगति रमेश को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहां वे थोड़ी देर प्रीति के पास बैठे रहे, फिर असहज से बेचैनी से उठने लगे तो प्रगति ने उन्हें वहां से वापस घर ले आई। निधि प्रीति के पास ही थी। अनामिका ने प्रगति को डपटा, रमेश को क्यों ले गई थी? माँ, प्रीति की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का डीएनए टेस्ट होना था, यह कहकर प्रगति किचन में चली गई। प्रगति ने थोड़ी देर बाद देखा, अनामिका और गायत्री की आवाजें प्रीति के कमरे से आ रही थी। गायत्री जब भी आती थी प्रीति के कमरे में ही सोती थी। प्रगति दरवाजे तक जाकर रुक गई। गायत्री कह रही थी, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले आंखें खुलेंगी। अब कब से कब कह रहे हैं, पति को संभाल कर रखे। आदित्य पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में।
अनामिका ने भी हाँ में हाँ मिलाए। मुझे भी देखना है अब निधि का क्या होगा। आदित्य मेरी भी इतनी नहीं सुनता जितनी निधि की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से निधि आई है आदित्य ने मेरी सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी प्रगति का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन प्रीति की सब रिपोर्ट आ गई थी। सब सामान्य था, बस उसकी बीपी लो हो गया था। डॉक्टर ने प्रीति की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। आदित्य और निधि अस्पताल में ही रुके। प्रगति घर पहुंची तो गायत्री ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी गायत्री की आंखों में मक्कारी दिखाई दे गई थी। प्रगति ने आसपास देखा। दीनानाथ कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। रमेश अपने रूम में थे। प्रगति ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की, माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से और तानों से। माँ, आप कैसे आदित्य और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझ पर आपकी किसी बात का असर क्यों नहीं होता? वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही आदित्य ने मुझे बता दिया था कि वे हर हालत में भाभी और प्रीति की देखभाल करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। आदित्य ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थी कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर आदित्य हमेशा शर्मिंदा और दुखी रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। आदित्य अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि रमेश से प्रीति के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से कभी आप मुझसे ऐसी बातें मत करना, वरना मैं और आदित्य भाभी को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदार आप दोनों ही होंगे। हमें शांति से स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दे तो अच्छा रहेगा। यह कहकर प्रगति अपने बेडरूम में चली गई। राजू उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंगों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसलिए वह रमेश को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर आदित्य पर विश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य संयम रखकर वह हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे अनामिका की आवाज सुनाई दी, अरे तुम कहाँ चली गई गायत्री? कहीं नहीं दीदी, जरा घर का एक चक्कर काट लो, फिर आऊंगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है, दूसरा कुछ ज्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीबी को। कहती हुई गायत्री के पैर पटकने की आवाज प्रगति को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए आदित्य को फोन मिला दिया था। और फिर कभी भी अनामिका और गायत्री ने प्रगति से उस बारे में बात नहीं की। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।